हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंघई आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। हम ये समझेंगे कि इस सिविलाइजेशन की शुरुआत इंडिया में कब हुई और इसके कौन कौन से डिफरेंट फेजेस हैं, अर्ली वैदिक फेज एंड लेटर वैदिक फेज। इस समय सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ कैसी थी, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम कि ये सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में कब आई। हम ये जानते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन एकदम से एग्जिस्टेंस में नहीं आती है, बट वैदिक सिविलाइजेशन जो है इसका जो सबसे एक्सेप्टेड टाइम पीरियड है वो है 1500 बिफोर करंट एरा से 600 बिफोर करंट एरा। ये वो टाइम है जब ये सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा डेवलप्ड थी। याद रखिएगा, मैंने अभी बोला एकदम से एग्जिस्टेंस में नहीं आई, हम बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड की जब ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड थी। तो 1500 बिफोर करंट एरा से 600 बिफोर करंट एरा के बीच में ये सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा डेवलप्ड थी। स्टडी के पर्पज से हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली वैदिक फेज एंड लेटर वैदिक फेज। अर्ली वैदिक फेज या अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब सिर्फ ऋग्वेद कंपोज किया गया था, और ये टाइम है 1500 बिफोर करंट एरा से 1000 बिफोर करंट एरा तक। दूसरा फेज है लेटर वैदिक फेज, जिसमें बाकी के तीनों वेद कंपोज किए गए, और ये टाइम है 1000 बिफोर करंट एरा से 600 बिफोर करंट एरा तक। लेटर वैदिक पीरियड में बाकी के तीन वेदों के अलावा पुराण, उपनिषद, एपिक्स एंड स्मृतिज भी कंपोज किए गए। ये सारे के सारे जो वेद, पुराण, उपनिषद हैं, इनसे ही हमें वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। अब सबसे पहले जरा हम ये देखते हैं कि ये जो वेद जिन्होंने लिखे, जिन्हें हम कहते थे आर्यंस, ये जो वैदिक सोसाइटी थी ये किसकी थी? आर्यंस की वैदिक सोसाइटी थी। ये लेकिन इंडिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नहीं थे, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई, लेकिन उन्हीं लोगों ने ये सिविलाइजेशन डेवलप की ऐसा नहीं है। ये आउटसाइडर्स थे। आर्यंस इंडिया में कहां से आए ये अभी भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मतलब इनका ओरिजिनल होम कहां था ये अभी भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। लेकिन जो पॉपुलर बिलीफ है उसके हिसाब से देखें तो ये माना जाता है कि इनका ओरिजिन है सेंट्रल एशिया से, यानी ये सेंट्रल एशिया में ओरिजिनेट हुए और फिर वहां से वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हुए। जब ये इंडिया आए तो इंडिया में ये सेटल हुए सप्त सिंधु रीजन में और आर्यवर्त में। सप्त सिंधु रीजन यानी कि इंडस, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज एंड सरस्वती रिवर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इन 7 नदियों वाले एरिया में ये रह रहे थे, इसलिए से कहा जाता था सप्त सिंधु रीजन। और आर्यवर्त यानी कि गंगा नदी वाला एरिया, जहां पर ये बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग शिफ्ट हुए। ठीक, अब ये जो इंफॉर्मेशन की हमने बात की, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिल रही है? वेदों से मिल रही है, पुराणों से मिल रही है, उपनिषदों से मिल रही है ना। तो टोटल 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इन चारों वेदों से हमें ये सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक, अब ये जो 4 वेद हैं इनमें से सबसे पहले कंपोज किया गया ऋग्वेद और बाद में बाकी तीनों। तो बाकी के तीनों वेदों को एक साथ कहा जाता है वेदात्रयी। ऋग्वेद जो है इसमें 10 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम मंडल्स कहते हैं। अब इनमें है क्या? इनमें लिखे हुए हिम्स या श्लोक, ठीक है, और इन्हें कहा जाता है सुक्ता और द वेल सेड। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है इसमें बहुत सारे हिम्स हैं जिसमें भगवान यानी गॉड के लिए प्रेयर्स लिखी हुई हैं। तो ऋग्वेद में क्या है? प्रेयर्स हैं। और ये जो वेद है इसको जनरली लोग बोलते थे और सुनते थे, इसको पढ़ा नहीं जाता था। जनरली क्या करते थे? रिसाइट करते थे और सुनते थे, है ना। तो इसको पढ़ा नहीं जाता था, इट वॉज नॉट रेड, इट वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड। इसमें है प्रेयर्स, जो कि गॉड्स के लिए प्रेयर्स हुआ करती थी। सामवेद में हमें मिलता है म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक के लिए यदि आपको वेद पढ़ना है, उसकी जानकारी चाहिए, तो आपको सामवेद पढ़ना होगा। यदि रिचुअल्स के बारे में जानकारी चाहिए है तो यजुर्वेद पढ़ना होगा। रीति रिवाज, पूजा पाठ के तरीके, ये सारी चीजें यजुर्वेद में हैं। और यदि ईवल से बचने के लिए चार्म्स एंड स्पेल्स की आपको जरूरत है तो उसके लिए आपको अथर्ववेद पढ़ना होगा। अथर्ववेद में
ये दिया हुआ है कि कैसे बुरी शक्तियों से बचा जाता है, ब्लैक मैजिक से कैसे बचा जाता है। तो जिन्होंने ये वेद लिखे उन्होंने अपने आप को कहा आर्यंस, और उनके जो एनिमीज थे, उनको जो अपोनेंट्स थे, उनको इन्होंने कहा दास या दस्यु। ठीक, अब हम आ जाते हैं अर्ली वैदिक फेज पर। अर्ली वैदिक फेज में हम सबसे पहले देखते हैं सोशल लाइफ कैसी थी। सोशल लाइफ कैसी थी भाई? सोशल लाइफ का बेस था फैमिली और क्लैन। फैमिली वॉज द बेस ऑफ सोशल लाइफ, और फैमिली में भी क्या, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, और इस ज्वाइंट फैमिली में सबसे बुजुर्ग मेल जो होता था वो फैमिली का हेड होता था। तो ओल्डेस्ट मैन जो होता था वो फैमिली का हेड हुआ करता था। ठीक, अब इस फैमिली लाइफ को सोसाइटी में कैसे अरेंज किया गया था? इसको अरेंज किया गया था वर्ण सिस्टम के थ्रू। वर्ण सिस्टम हम सभी ने सुना होगा कि 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, अब शूद्र, लेकिन याद रखिएगा अनटचेबल्स, ऐसा नहीं है कि शूद्र मतलब अनटचेबल्स। अर्ली वैदिक फेज में ये चारों कोई भी हेरिडेटरी नहीं थे। व्यक्ति कैसा काम करता है उसके बेसिस पर ये शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण हुआ करते थे। जिसने शिक्षा गेन कर ली वो ब्राह्मण, जो पढ़ाता है वो ब्राह्मण, जो रक्षा करने का काम कर रहा है वो क्षत्रिय, जो बिजनेस कर रहा है वो वैश्य, और जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हुआ करते थे वो शूद्र कहलाते थे। ठीक है, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इस समय नहीं था, ये बाद में आया, है ना। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, और ये चारों वर्ण जो हैं वो हेरिडेटरी नहीं हैं, दे वर नॉट हेरिडेटरी। तो सोशल लाइफ में हमने देखा कि भाई 4 वर्ण जरूर हैं, लेकिन ये जबरदस्ती किसी पर थोपे नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो व्यक्ति जैसा काम कर रहा है उसके बेसिस पर उसको उस वर्ण में अरेंज किया जा रहा था। अब हर एक व्यक्ति, ये माना जाता था कि एवरेज लगभग 100 साल तक जीता था, है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान ली थी 100 ईयर्स, है ना, ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। और इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेसिस पर पर्सनल लाइफ को 4 आश्रम्स में डिवाइड किया गया था। कितने आश्रम्स में? 4 आश्रम्स में डिवाइड किया गया था। कौन से 4 आश्रम्स हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, 20 बर्थ से लेकर 20 ईयर्स तक, है ना, बर्थ से लेकर 25 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड होता था वो कहलाता था ब्रह्मचर्य आश्रम। मतलब इसमें व्यक्ति को एजुकेशन गेन करनी है और ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है, फिर 26 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड था वो था गृहस्थ आश्रम। इस गृहस्थ आश्रम में लोग फैमिली लाइफ में एंटर करेंगे और सारे फैमिली से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, शादी होगी, है ना। मतलब देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम है मतलब बाल विवाह का सिस्टम नहीं था, क्योंकि 25 ईयर्स की एज तक किसी की शादी नहीं होगी। गृहस्थ आश्रम में जब आएगा तब शादी होगी, फैमिली होगी, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, जो भी होगा वो गृहस्थ आश्रम में होगा। 25 साल तक काम किया और उसके बाद वानप्रस्थ रिटायरमेंट ले लिया, यानी 51 ईयर्स से लेके 75 ईयर्स तक का जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें ये क्या कह रहे हैं, रिटायरमेंट ले लो फ्रॉम फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ से रिटायरमेंट, वानप्रस्थ, वन को चलेगा लेकिन फैमिली से जुड़े हुए हैं, फैमिली को छोड़ा नहीं है पूरे तरीके से। और आखिरी है संन्यास। संन्यास यानी कि रिनाउंसिंग द वर्ल्डली अफेयर्स। अब आपने सारे रिलेशंस छोड़ दिए हैं, अब आप अपने कल्याण में लग गए हैं, है ना। तो ये होती थी 76 ईयर्स से लेके 100 ईयर्स तक। ये एक्सपेक्टेड लाइफ के बेसिस पर इन्होंने बना रखे थे। ठीक, अब इस फैमिली लाइफ में विमेन की क्या कंडीशन थी? विमेन एंजॉयड हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। वो एजुकेशन भी रिसीव करती थीं और पॉलिटिकल मैटर्स में भी उनका रोल होता था। ठीक है, लेकिन विमेन जो हैं हमेशा से हम जानते हैं इंटरेस्टेड इन ड्रेसिंग अप, कीन इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था ड्रेसिंग अप में, और इसलिए हम देखते हैं कि ऑर्नामेंट्स का यूज एंड सेंटेड ऑयल का यूज उस समय भी प्रिवलेंट था। ठीक है, यानी कि 1500 बिफोर करंट एरा से लेकर 1000 बिफोर करंट एरा तक भी, यदि हम आज की बात करें तो आज से देखो भाई कितने साल हो गए, अभी 2022 चल रहा है,
2022 साल ये हो गया और 1500 साल ये हो गया, मतलब 3500 ईयर्स के लगभग हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 3500 साल पहले भी ये लोगों को ऑर्नामेंट्स बनाना आता था, मेटलर्जी का नॉलेज इनको था, और सेंटेड ऑयल्स यानी कि इत्र वगैरह का यूज भी हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जो मैरिज का जो सिस्टम था वो क्या था? मोनोगेमी। मोनोगेमी मतलब सिंगल मैरिज, एक शादी का सिस्टम था अर्ली वैदिक पीरियड में। चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं थी, पर्दा सिस्टम नहीं था, ये सारी चीजें उस समय नहीं हुआ करती थी। और क्लोथ्स की बात करें तो कॉटन, वुलन एंड सिल्क के क्लोथ्स उस समय भी यूज हुआ करते थे। फूड आइटम्स भी हमारी सोशल लाइफ का पार्ट होता है, तो बार्ले, घी, मिल्क, ये सारी चीजें फूड आइटम्स हुआ करते थे। और एंटरटेनमेंट वाज आल्सो पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या था? चैरियट रेसिंग, हॉर्स राइडिंग, हंटिंग, डांसिंग, गैम्बलिंग, गेम्स ऑफ डाइस, है ना, जो पांडवों ने खेला था। ये सारी चीजें जो हैं ये एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करती थी। ठीक, ये सारी चीजें उस समय एंटरटेनमेंट के लिए थी। तो ये सोशल लाइफ यहां पर कंप्लीट होती है अर्ली वैदिक पीरियड की। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की। इकोनॉमिक लाइफ में हम बात करें कि मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी, तो इस समय दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेन थी, एक एनिमल हस्बेंड्री और एक एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी थी? एनिमल हस्बेंड्री की। एग्रीकल्चर था, इरिगेशन का सिस्टम पता था, वीट, ज्वार, उड़द, मसूर एंड सेसमे जैसी क्रॉप्स कल्टीवेट होती थी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी थी? एनिमल हस्बेंड्री की। ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिसके पास ज्यादा एनिमल्स वो ज्यादा अमीर, है ना। मतलब कि आर्यंस के पास हजारों की तादाद में डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, और इसमें सिर्फ गाय नहीं थी, हॉर्सेस, काउ, बफेलो, शीप्स, गोट्स एटसेट्रा, ये सभी डोमेस्टिकेटेड थे। लेकिन स्टेटस कैसे पता चलता था सोसाइटी में कि किसके पास कितनी ज्यादा गाय हैं? गाय की इंपॉर्टेंस हमें यहां से पता चल रही है। ठीक है, तो जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा अमीर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। एग्रीकल्चर भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, लेकिन कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, गोल्डस्मिथ्स एंड कोबलर्स की भी इंपॉर्टेंस थी। इनके काम को भी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इनको ऐसा नहीं है कि छोटी निगाहों से देखा जाए, रिस्पेक्ट हुआ करती थी इनकी। देन ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड भी फ्लॉरिश हो रहा था, लेकिन ट्रेड के लिए जो मनी का सिस्टम होना चाहिए वो नहीं था। हमारे वेद पुराणों से हमें यह पता चलता है कि बार्टर सिस्टम था। कैसे कह सकते हैं बार्टर सिस्टम था? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उस समय मनी की तरह यूज किया जाता था काऊ को। काऊ वॉज द चीफ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि मनी, है ना। तो काऊ यूज की जाती थी किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए। जैसे कि ऋग्वेद में हमें एक इंसिडेंस मिलता है जिसमें इंद्र की एक मूर्ति के लिए कितनी गाय लेनी होती थी? 10 काउस। इंद्र की एक मूर्ति यदि किसी को खरीदना है तो उसको 10 गाय देनी होती थी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये इकोनॉमिक लाइफ में हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम हुआ करता था। अब बात करते हैं हम पॉलिटिकल लाइफ की। जैसे कि सोशल लाइफ का बेस क्लैन या फैमिली था, वैसे ही क्लैन या कुल जो है वो पॉलिटिकल लाइफ का भी बेस है। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं? कुछ कुल मिलाकर क्या बन जाता था? एक ग्राम या विलेज, और इस कुछ विलेज को मिलाकर क्या कहते थे? विश, और इस विश का हेड जो होता था उसको कहते थे विशपति। ऐसे ही कुछ विश को मिलाकर बनता था जन, है ना। जन का मतलब ये होता है एक ऐसा प्लेस जहां पर लोग रह रहे हैं, है ना। तो कुल से बना ग्राम, ग्राम से बना विश, विश से बना जन, और जन का जो हेड होता था उसको कहते थे गोपित या राजन। यहां से देखो भाई, राजा का कॉन्सेप्ट मिल गया हमको कि राजा हुआ करता था। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके का है? मोनार्किकल सिस्टम है। और इस राजा का जिम्मेदारी क्या है? राजा की जिम्मेदारी है सेफ्टी। किसकी सेफ्टी? अपने लोगों की और उनके जानवरों की, कम्युनिटी और एनिमल्स की सेफ्टी, ये राजा की जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल लाइफ में हमें बेस पता चला, फैमिली ही बेस है यहां पर भी, लेकिन फैमिली को मिलाकर एक गांव बना, गांव को मिलाकर एक विश बना, विश को मिलाकर एक जन बना, है ना। ठीक है, और उस जन का जो हेड है वो राजन है या राजा है,
और उसका काम है अपने लोगों की सेफ्टी और उनके एनिमल्स की सेफ्टी। लेकिन राजा के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस थे, ऐसा नहीं है कि राजा कुछ भी करे। हेरिडेटरी जरूर थी राजा की पोजीशन, लेकिन सभा, समिति और विदत जैसी और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम क्या था? चेक द आर्बिट्री डिसीजंस ऑफ द किंग। किंग कोई गलत डिसीजन ना ले ले। अब इन सभा, समिति और विदत में होते कौन थे? यहां पर मिक्सचर है लोगों का, कुछ प्रिविलेज लोग हुआ करते थे और कुछ कॉमन लोग हुआ करते थे। तो ये प्रिविलेज और कॉमन लोग मिलकर सभा, समिति और विदत बना रहे हैं, ठीक। और ये राजा की आर्बिट्री पावर को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो राजा जो है वो ऑटोक्रेट नहीं हो सकता। अर्ली वैदिक पीरियड में राजा ऑटोक्रेट नहीं होता था। ही वॉज बाउंड बाई हिज ड्यूटीज एंड हिज रिलीजन। राजा अपने धर्म और रिलीजन, धर्म और ड्यूटीज यानी कर्तव्य के बेसिस पर काम किया करता था। अब राजा है तो मिलिट्री की भी बात आती है। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्ट ऑफ वॉरफेयर तो ये लोग जानते थे, बहुत कंसिडरेबली डेवलप्ड था। लेकिन जो राजा है उसके पास फुट सोल्जर्स और चैरिएटर्स हुआ करते थे, स्टैंडिंग आर्मी का सिस्टम नहीं था, है ना। और जो इसका कमांडर हुआ करता था आर्मी का, उसको कहते थे सेनानी, ठीक। ये सिस्टम था मिलिट्री का ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक। अब आ जाते हैं हम रिलीजियस लाइफ पर। रिलीजियस लाइफ में हम देखते हैं कि गॉड्स की वर्शिप तो कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो गॉड्स क्या है? पर्सोनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर। जैसे कि इंद्र, बारिश कराने के लिए तो नेचर की बात कर रहे हैं। वरुण, अग्नि, ये सब क्या हैं? ये नेचुरल पावर्स हैं, इनका ही पर्सोनिफिकेशन कर दिया है और उनको हमने क्या कहा कि ये गॉड्स हैं। मतलब कि रिलीजियस लाइफ में गॉड वर्शिप थी, लेकिन पर्सोनिफाइड पावर्स ऑफ नेचर हैं, उनकी पूजा की जा रही है। इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटीज थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल डेटीज हैं, फीमेल भी हैं। अदिति एंड उषा, ये फीमेल डेटीज हैं, ठीक है। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी आर्यंस के लिए, वो था यज्ञ करना। हर एक व्यक्ति को यज्ञ करना कंपलसरी था। और इस यज्ञ में क्या करना पड़ता था? सेक्रीफाइस। लेकिन ये सेक्रीफाइस, ये बलिदान किसी जानवर का नहीं होता था या इंसानों का नहीं होता था। सेक्रीफाइस किन चीजों का करते थे? मिल्क, घी और ग्रेन्स का। यानी उस हवन कुंड में, यज्ञ में, आहुति में हम क्या डाल रहे हैं? दूध डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं या ग्रेन्स डाल रहे हैं। अग्नि को हमने एक मीडियम बना रखा है कि ये अग्नि जो है, हम जो भी चीजें उस हवन कुंड में डाल रहे हैं वो कहां तक पहुंच रही हैं? बाकी देवताओं तक पहुंच रही हैं विद द हेल्प ऑफ अग्नि। ये मीडिएटर हैं जो हमारा खाना उन देवताओं तक पहुंचा रहे हैं और वो देवता हमसे प्रसन्न रहेंगे और हमारे यहाँ बारिश कराते रहेंगे, पानी की कमी नहीं होगी, है ना। तो ये सिस्टम था उस समय रिलीजियस लाइफ का, ठीक है। अब इसमें भी लेटर वैदिक पीरियड में भी हम देखते हैं सेम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम सबसे पहले ये देख लें कि ये जो लोग जहां सेटल हुए वो एरिया क्या कहलाया? आर्यवर्त। वैसे तो पूरा इंडिया उस समय इस तरीके से डिवाइडेड था, आर्यवर्त, मध्य देश एंड दक्षिणापथ, इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया गया था उस समय तक। लेकिन हम सिर्फ आर्यवर्त के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सोशल लाइफ कैसी है भाई? ब्राह्मण्स डोमिनेटिंग हो गए हैं। अब जो वर्ण सिस्टम है वो हेरिडेटरी हो गया है, ब्राह्मण्स डोमिनेटिंग है। उपनयन संस्कार इंट्रोड्यूस किया गया, गोत्र इंट्रोड्यूस हो गया। उसके पहले गोत्र नहीं होता था। लोग ये मानते हैं, ज़्यादातर जगहों पर यह पढ़ने को मिलेगा कि गोत्र एक प्लेस हुआ करता था जहां पर एक फैमिली के लोग अपने कैटल्स बांधते थे, है ना। क्योंकि गोत्र का मतलब हम यही मानते हैं, एक फैमिली, है ना। इसीलिए सिमिलर गोत्र के लोगों में शादी नहीं होती है, वो माना जाता है कि एक ही परिवार के हैं, ठीक। तो गोत्र का सिस्टम भी कब आया? लेटर वैदिक पीरियड में आया, ठीक है। इसके अलावा वर्ण सिस्टम कंटिन्यू था, आश्रम सिस्टम कंटिन्यू था, लेकिन विमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में लोग ये कहते थे कि 3 टाइप की बुराइयां होती हैं, 3 इवल्स, और उसमें एक क्या है? विमेन। तो लिकर, डाइस एंड विमेन, इसको ये कह रहे हैं कि ये बुराई है, 3 बुराइयां हैं, लिकर, विमेन एंड डाइस। तो इससे हमें पता चल रहा है कि विमेन का स्टेटस डाउन हो गया है, ठीक। लेकिन एक चीज यहां पर है कि पॉलीगैमी की भी शुरुआत हो गई। पॉलीगैमी यानी कि मल्टीपल मैरिजेस।
पहले हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, मोनोगेमी, एक व्यक्ति एक शादी करता था, लेकिन अब क्या आ गया लेटर वैदिक पीरियड में, पॉलीगेमी, यानी कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा शादी कर रहा है। ठीक, विमेन को अब पॉलिटिकल असेंबलीज में आना अलाउड नहीं था। एजुकेशन भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इनका एजुकेशन को एक्सेस अब नहीं रहा। ठीक है, लेकिन मैरिज की यदि हम बात करें तो मैरिज में ये था कि जो अपर 3 कास्ट हमने देखी, अभी ये जो वर्ण सिस्टम में है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको हमने कास्ट बोल दिया कि ये जो अपर 3 कास्ट है इनमें मैरिज अलाउड थी, बट दे वर नॉट अलाउड टू मिक्स विद द शूद्रास, मतलब शूद्र से शादी नहीं कर सकते। ठीक, ये हुई इकोनॉमिक सोशल लाइफ कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की। यहां भी हमें चेंज देखने मिलता है। क्या चेंज देखने मिला कि अब एनिमल हस्बेंड्री की इंपॉर्टेंस घट गई है और उसकी जगह एग्रीकल्चर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। और इस समय इनको मैन्योर का नॉलेज था कि कैसे हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इस समय जो मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही थी वो थी राइस, बार्ले, बीन्स एंड वीट। ये मेन क्रॉप्स थी जो प्रोड्यूस हो रही थी, और कुछ न्यू ऑक्यूपेशंस भी आ रहे थे लाइक फिशरमैन, वॉशरमैन, डायर्स, डोर कीपर्स एंड और भी कई सारे ऐसे न्यू ऑक्यूपेशंस थे जो अब स्टार्ट होने लगे थे। ठीक है, अब और भी नॉलेज में एडवांसमेंट हो रहा था। क्यों? क्योंकि आयरन की खोज हो गई थी। अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों को आयरन के बारे में नॉलेज नहीं था, और वैसे ही इंडस वैली में भी लोगों को आयरन का नॉलेज नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की खोज हो गई। यहां से हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि जब आयरन की खोज हो गई, लोहा मिल गया, तो अब लोगों ने हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए, और धीरे धीरे ये जो जन हैं ये जनपद बनने लगे, है ना। अब इन जनपद के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर ये जनपद वहां जनपद बने उनके बारे में, फिर उसके बाद एम्पायर्स बनने लगे। ये सब यहां से शुरुआत हुई लेटर वैदिक पीरियड से, जब आयरन की खोज हो गई। ठीक, अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि एक टर्म यूज करते हैं हम जनरली, राष्ट्र यानी कि नेशन। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया राष्ट्र शब्द जो है उसकी खोज यूरोपियंस ने की है, नेशन क्या होता है ये यूरोपियंस ने बताया। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में राष्ट्र शब्द का उपयोग किया गया है, और उस राष्ट्र में कैसे कह रहे हैं, देखो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट होते थे, और उसके लिए एक ऑफिसर भी था। उस ऑफिसर को क्या कहा जाता था, संघहित्रा। इस इकोनॉमिक लाइफ से हमको समझ में आ रहा है कि भाई राष्ट्र शब्द भी हुआ करता था, राष्ट्र हमारे यहां निर्माण उस समय हो चुका था। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ की, कि लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। किंग की पावर बढ़ गई, सभा और समिति तो एग्जिस्टेंस में है, और इनका कुछ कंट्रोल भी है किंगडम के अफेयर्स में, लेकिन विदत हैड कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। विदत का कोई जानकारी नहीं है अपन को। किंग अभी भी स्टैंडिंग आर्मी पजेस नहीं करता है, और जनपद का फॉर्मेशन होने लगा, जनपद एक्सिस्टेंस में आ गई। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा था भाई। ठीक है, अब रिलीजियस लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस देखने मिलेंगे। सबसे बड़ा चेंज क्या है, इंद्र और अग्नि जो अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट डेटीज माने गए थे, अब इनकी इंपॉर्टेंस घट गई, और इनकी जगह त्रिदेव सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु एंड रुद्र। ब्रह्मा यानी क्रिएटर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी। विष्णु कौन है, पैट्रोन, रक्षक, और रुद्र यानी कि गॉड ऑफ एनिमल। ठीक है, यही वो समय था जब पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत भी आए उपनिषदों के द्वारा, है ना। तो लोग हम अभी भी हम पुनर्जन्म में और कर्म में बिलीव करते हैं। ये एग्जिस्टेंस में कब आए ये आइडियाज, ये एग्जिस्टेंस में आए लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक, और एक और बहुत बड़ा चेंज जो दिखा वो थे महायज्ञ। महायज्ञ करना कंपलसरी हो गया कुछ लोगों के लिए, खासतौर से पॉलिटिकल पर्पस फुलफिल करने के लिए, जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एंड वाजपेयी यज्ञ। इनके बारे में हमने सुना है। जैसे कि राजसूय यज्ञ किस चीज के लिए होता था, मिलिट्री माइट प्रूव करने के लिए और वेल्थ प्रूव करने के लिए, कि देखो भाई हम राजा हैं और हमारे पास कितनी पावर है, कितनी मिलिट्री है और कितना पैसा है। लोगों को इंप्रेस करना था, है ना, तो इंप्रेस करने के लिए ये राजसूय यज्ञ होता था। टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, एक रॉयल हॉर्स को छोड़ दिया जाता था एडजॉइनिंग एरियाज में, वो जहां जहां जाता था और बिना इंटरप्शन के
वापस आ जाता था तो वो एरिया उस राजा का हो जाता था। और यदि किसी ने उसको रास्ते में रोका तो डिसाइड कैसे करेंगे, फिर वॉर के थ्रू, लड़ाई होगी। ठीक है। और एक और यज्ञ होता था वाजपेय। वाजपेय यज्ञ क्या था? ये राजा की पावर को शो करने के लिए कि राजा खुद कितना पावरफुल है, उसमें कोई फिजिकल पावर है कि नहीं, है ना। तो चैरियट रेस होती थी और इस चैरियट रेस में हमेशा जीतता कौन था? राजा। जो भी रॉयल चैरियट होता था, मान लीजिए राजा खुद नहीं जा रहा है, उसकी जगह कोई उसका प्रतिनिधि दौड़ रहा है उस रेस में, चैरियट रेस कर रहा है, तो जो भी रॉयल चैरियट दौड़ा रहा है वो हमेशा जीतता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ में चेंजेस आए। अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ अलग था और लेटर वैदिक पीरियड में कुछ अलग। ठीक है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इन सारे कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।